माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो चर्चा का विषय है वो है हड़प्पा सभ्यता। यह अध्याय आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तो है ही साथ में उच्च शिक्षा में अध्ययनरत सभी साथियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी चर्चा करने से पूर्व हम इतिहास के एक आधारभूत समझ की चर्चा करेंगे। इतिहास, इसका वर्गीकरण आप प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक के रूप में कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह भाग है जिसमें हमें कोई भी किसी भी प्रकार के लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं और इसके साक्ष्य सिक्के, मृदभांड इत्यादि हो सकते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह अध्याय होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक अध्याय वह अध्याय है जिसमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, साथ ही इनको पढ़ा भी गया है। तो जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करेंगे, इसमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक वर्गीकरण की बात करेंगे, चाहे प्रागैतिहासिक है, चाहे आद्य ऐतिहासिक है, चाहे ऐतिहासिक की बात करेंगे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। जो प्रागैतिहासिक स्थल है उनकी खोज या उनकी खुदाई का जो जिम्मा है वो होता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षक विभाग। जो सबसे पहले सर्वेक्षक विभाग एक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त हुए वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। तब ये 1861 में हुए थे। तब तात्कालिक जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग और 1871 में इसको सरकार के अधीन रखा गया और 1902 में एक संस्था के रूप में इसे स्थापित किया गया। इसके जो प्रथम महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल और तब तात्कालिक वायसराय थे कर्जन। इसलिए लॉर्ड कर्जन को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जब इसकी खोज से पूर्व जो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास है, उसकी शुरुआत हम आर्यों के आक्रमण से करते थे। जबकि 1921 में इस सभ्यता की खोज की गई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। जबकि 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। तब तात्कालिक जो इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे सर जॉन मार्शल, उन्हीं के नेतृत्व में इन दोनों स्थलों की खुदाई हुई। और वर्तमान में जो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल हैं वो लगभग 1500 के आसपास हो चुके हैं। तो इसके नामकरण की बात करेंगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता इसका नाम रखा जाए या हड़प्पा सभ्यता रखा जाए, एक चुनौतीपूर्ण है। इसका हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसा कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता में खोजा गया प्रथम स्थल है, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसका नाम सिंधु सभ्यता मानने वाले इतिहासकारों का मत है कि इस सभ्यता की जो प्रथम स्थल है या फिर कुछ अनेक बस्तियां जो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं और वर्तमान में केवल 40 ही बस्तियां ऐसी हैं जो सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। जबकि अन्य 80% बस्तियां जो हैं वो सिंधु और सरस्वती सभ्यता के या सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, जिन्हें घग्गर कहते हैं आप। इससे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी। और कांस्ययुगीन कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो प्रयुक्त धातु थी वो कांसा थी। आपको बता दें कि जो कांसा होता है ये तांबा और टिन का मिश्र धातु है। इसी धातु का प्रयोग सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु सभ्यता
इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके केवल 40 ही बस्तियां सिंधु नदी के तट पर है, बाकी अन्य 80% बस्तियां सिंधु और सरस्वती सभ्यता नदियों के तट पर स्थित है। अब हम कालक्रम की बात करें इसकी, तो इसमें अनेक इतिहासकार उनकी ही अवधारणाओं में मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक विकसित सभ्यता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक प्रारंभिक अवस्था में इसके कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं, जो भी अवशेष मिले हैं वो सारे के सारे विकसित अवस्था में है। इसलिए यह किसी निष्कर्ष तक पहुंचना यह जल्दबाजी लगता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कोई निश्चित तिथि निर्धारित की जाए। और रेडियो कार्बन 14 C14 भी इसको कहा जाता है। इसके तहत जो इसकी कालक्रम या इसका जो एज निर्धारित करी गई है वो करी गई है 2300 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक, तो ये ज़्यादा प्रमाणित होता है। अब समस्या या फिर प्रश्न यह है कि इसके निर्माता के रूप में कौन थे, किन लोगों ने इस सभ्यता का निर्माण करा। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट थे, कुछ मानते हैं कि भूमध्य सागरी थे, कुछ मानते हैं मंगोलायट थे, कुछ इतिहासकार इसको अल्पाइन लोगों द्वारा निर्मित संस्कृति मानते हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक के रूप में भूमध्य सागरीय लोग माने जाते हैं। तो परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माता कौन थे या निर्माता कौन थे, तो आपका आंसर भूमध्य सागरीय होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो पुजारी का सर मिला है वो मोहनजोदड़ो से, वो मंगोलायट से है, जबकि नर्तकी की मूर्ति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट प्रजाति से संबंधित है। उद्भव की बात करें तो इसके निर्माता थे, तो इसमें इतिहासकार दो मत रखते हैं, वो भी दो भिन्न भिन्न मत हैं। जैसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके संस्थापक विदेशी थे, कहने का तात्पर्य है कि भारतीय नहीं थे या फिर देशी नहीं थे। और कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनका मत है कि वो खुद भारतीय या उसके पड़ोसी क्षेत्र के ही व्यक्ति या फिर जाति प्रजाति के लोग इस सभ्यता के समर्थक रहे हैं। तो जब विदेशी मत के समर्थक हैं मार्शल महोदय, व्हीलर, गार्डनर, चाइल्ड, इन लोगों का मत है, इन इतिहासकारों का मत है कि जो मेसोपोटामिया के जो निवासी थे उन ही लोगों द्वारा सिंधु सभ्यता की स्थापना की गई। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो मिस्र में विकसित हुई थी, जो नील नदी के किनारे फलीभूत हुई। तो अगर इसके समर्थकों की बात करेंगे मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता की, मेसोपोटामिया की जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल निकासी है, चाहे नगर पद्धति की बात करें, पक्की ईंटों की बात करें, तो ये कोई भी साक्ष्य मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं दिखाई देते हैं, जबकि ये सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं में से शामिल हैं। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया के जो निवासी हैं वो सिंधु सभ्यता के संस्थापक के रूप में नहीं है। और जो स्वदेशी मत रखते हैं जो इतिहासकार, जिनमें प्रमुख रूप से फेयर सर्विस महोदय, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल महोदय, उनका मानना है कि जो सिंधु घाटी के संस्थापक हैं, निर्माता हैं, वो देशी ही हैं। और इसके लिए जो साक्ष्य वो बताते हैं, अमलानंद घोष महोदय बताते हैं कि जो राजस्थान का बीकानेर क्षेत्र है वहाँ के कुछ मृतभांड जो मिले हैं उसमें सूती वस्त्र के जो छाप हैं या फिर पीपल के पत्तों के निशान जो आए हैं, तो उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि जो बीकानेर वाला क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर जो सभ्यता थी सोथी संस्कृति, तो यही संस्कृति या सभ्यता के निवासी ही हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। जब हम इसकी विस्तार की बात करें, ये कहाँ पर तक फैला है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला है। और जब इसके हम शहरों को व्यवस्थित करें एक मानचित्र के माध्यम से, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार बनेगी। भारत में अनेक स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को दर्शाता है, जिसमें राखीगढ़ी, रोपड़, लोथल, और पाकिस्तान की बात करें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, अनेक ऐसे स्थल हैं जो पाकिस्तान में खोजे गए हैं। अफगानिस्तान क्षेत्र में जो हाल ही में दो स्थल मिले हैं, मुंडीगाक और सुर्तुगुई,
ये वाले दो दो क्षेत्र हैं वो सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान तक कर लेते हैं। और ये क्षेत्र छोटा क्षेत्र नहीं है, मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ कि 1500 से भी अधिक स्थल इसमें खोजे जा चुके हैं और इसका जो क्षेत्रफल है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र को कवर करता है। सामान्य समझ के लिए जो इसका विस्तार आप समझ सकते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में आलमगीरपुर, ये यूपी में पड़ता है, हिंडन नदी के किनारे। उत्तर में मांडा, वर्तमान स्थिति जम्मू कश्मीर में है, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में सुत कागेडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, और जो नदी है वो दास के नदी के किनारे स्थित है। जबकि दक्षिण में जो स्थल है वो दैमाबाद है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे विचार आप तक पहुंचे होंगे। तो इसकी चर्चा आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।